हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। ऑलरेडी हमने आपको पीछे वीडियो एक प्रोवाइड कराई थी हिस्ट्री की, जिसमें टॉप 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। एक आपको ज्योग्राफी की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस को हमने कवर करा है। आज की इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। फिर आपको साइंस की एक वीडियो मिलने वाली है टॉप 100 क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। इसी तरीके से 100 क्वेश्चंस के हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद रहेगा जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को बहुत बार अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 123 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो प्रेसिडेंट रहते हैं ये हमारी स्टेट, जो हमारा यूनियन होता है उसमें आते हैं। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल रहेंगे आपके आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक। आर्टिकल 52 में बताया गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में प्रेसिडेंट होने चाहिए। 53 में आता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 54 में आता है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में आता है ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 में आता है हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ETC, टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा हमारा कि आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस आता है प्रेसिडेंट का। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है। इस क्वेश्चन को हम आगे भी कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिलती है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके GV मावलंकर। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे ओम बिरला। The word secular was added to the preamble of the Indian Constitution by which of the following। तो यहाँ पे सिर्फ सेक्युलर नहीं आएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को निम्नलिखित में से किसके द्वारा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो आप सबको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अगर आपसे ईयर पूछा जाता तो आपका करेक्ट आंसर 1976 हो जाता। प्रीएम्बल में हमारा जो सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ था वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही रहेगा आपका। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीनों वर्ड्स को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। जो पहला ही अमेंडमेंट एक्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। इससे पहले कितने शेड्यूल्स थे इनिशियल टाइम में? तो इनिशियल टाइम में हमारे 8 शेड्यूल्स थे। अमेंडमेंट कर करके टोटल प्रेजेंट टाइम में हमारे 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। तो मतलब 4 शेड्यूल्स और रहेंगे जिनको ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे अमेंडमेंट की बात करी गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अमेंडमेंट के कि SC/ST कमीशन को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया? तो 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू ऐड किया गया। वोटिंग एज को 21 ईयर्स से डिक्रीज करके 18 ईयर्स कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमने डिलीट किया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978।
अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा डिलीट हो चुका है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं रहेगा। कौन से आर्टिकल में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी आते हैं? तो आर्टिकल 300A इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 हमारे कवर हैं। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला था 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। और अगला जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा? म्युनिसिपैलिटीज जो हैं इनको भी रिकॉग्निशन मिला आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। दोनों के ईयर सेम रहेंगे, 1992 ही रहेगा, और ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। फिर अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन कवर किया था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। ईयर आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ ये स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। आप टॉपिक्स को देख सकते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आप यकीन मानिए बिल्कुल गेम चेंजर ई बुक है। आप इसको जरूर एक बार ट्राई करके देख लें। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे तो 70 से 80% जो आपका सिलेबस रहेगा, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट पैटर्न के बेसिस पे, वो आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर एक ऐसा टॉपिक रहा है आपका जो हर शिफ्ट में पूछा जाता है ज्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में। म्यूजिशियंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, डांसर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर आपके ऑटोबायोग्राफीज पूछी जाती हैं, भारत रत्न पूछे जाते हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। बाकी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर रहेगा, उससे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स में। तो ये सब आपके गिने चुने टॉपिक्स हैं, टोटल 19 टॉपिक्स हैं। एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर लें। आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा मदद आपको मिलने वाली है एग्जाम्स में। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो आप सबको पता है राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, जो कि भारत के इंडिया के पहले क्या थे? प्रेसिडेंट थे। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। The concept of directive principle of state policy in our constitution was taken from the constitution of। तो हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत की अवधारणा को हमने कहां से लिया है? कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बोरो किया है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी जाए तो ये पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में आपके रहेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? तो पता है आप सबको, आर्टिकल 32 रहेगा। आर्टिकल 32 में क्या चीज आती है हमारी? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी हम फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे आगे अपने क्वेश्चंस में। आप बस ये याद रखें कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और 32 में आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें स्टेट लिस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 हमारी लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों में अलग अलग चीजों को डिवाइड किया गया है, और ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। तो कुछ यहाँ पे लिस्ट को कवर करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हमारा रहेगा स्टेट लिस्ट में, डिफेंस आता है हमारा यूनियन लिस्ट में, रेलवेज आते हैं यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन आता है स्टेट लिस्ट में, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट जो होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं,
इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में, और फिशरीज हमारे स्टेट लिस्ट में गिने जाते हैं। तो ये हमारी लिस्ट हो जाएंगी जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। Which of the following committee recommended inclusion of fundamental duties? निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। आर्टिकल 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। In which year was the last fundamental duty inserted in the list of duties in the Constitution? तो संविधान में कर्तव्यों की सूची में अंतिम जो मौलिक कर्तव्य है वो किस वर्ष डाला गया था? तो आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी रहेगी उसको बाद में अमेंड किया गया था, ऐड किया गया था। तो आपसे 11th फंडामेंटल ड्यूटी पूछी जा रही है, उसको कब डाला गया, इंसर्ट किया गया? तो हमारा 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी के जो लास्ट पार्ट रहेगा 11th पार्ट उसको ऐड किया गया। अगर स्टार्टिंग के 10 पार्ट्स आपसे पूछे जाते तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो था उसके थ्रू ही ऐड किया गया था हमारे स्टार्टिंग के 10 पार्ट्स को। Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? तो भारतीय संविधान की जो प्रारूपण समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आप सबको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर रहेंगे। राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 21A रहेगा जिसमें राइट टू एजुकेशन हमारा शामिल किया गया है। अगर आर्टिकल्स की बात करी जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में, राइट टू एजुकेशन 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है। एग्जाम में पीछे बहुत बार पूछा गया आपका क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में रहेगा। 51A में आता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अभी हमने कवर करा आर्टिकल 61 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में। जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेज लोअर हाउस और अपर हाउस की आर्टिकल 108 में। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में। इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है आपका आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में जो पहली बार संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1946 में, इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ और 8 डेज लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फाइनलाइज करने में कॉन्स्टिट्यूशन को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, बिल्कुल डिक्टो जो टाइम पीरियड है, जो डेट है हमारी वो पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है 2 ईयर्स 11 मंथ और 8 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो रहेगा भारत का, इंडिया का। Who is considered to be the architect of Constitution of India? तो संविधान का जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है? तो वो रहेंगे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या रहेंगे, फादर भी इनको बोला जाता है। What is the name of Parliament of अफगानिस्तान कंट्री? अफगानिस्तान देश के संसद का क्या नाम है? तो शोर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट नेम्स की बात करी जाए तो बांग्लादेश का जातीय रहेगा, इंडोनेशिया का पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, भूटान का सोगडू, डेनमार्क का फोकटिंग, चाइना का रहेगा नेशनल पीपल्स असेंबली, फ्रांस का नेशनल असेंबली, फिनलैंड का डुस्कुंटा, इंडिया का रहेगा संसद। इंडिया का भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आइसलैंड का एथिंग, ईरान का मजलिस, जापान और इजराइल, इनके बहुत पूछे जाते हैं। जापान का डाइट रहेगा और इजराइल का रहेगा नेसेट, दोनों आपको याद रखने हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान की उसमें कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो इसमें 22 लैंग्वेजेस हमारी शामिल करी गई हैं, ऐड रहेंगी प्रेजेंट टाइम में 8th शेड्यूल में। जो शेड्यूल रहेंगे उनको हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। 12 शेड्यूल्स हैं, 12 के 12 शेड्यूल्स को हम आगे एक क्वेश्चन रहेगा हमारा शेड्यूल का, उसमें फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं।
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है हमारे, तो वो पार्ट 4A रहेगा। अभी हमने पीछे ही इस क्वेश्चन को भी कवर किया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग करा जाता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो इसमें हमारा आर्टिकल 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। Which of the following articles of the Constitution of India provides for the creation of a GST Council, तो GST जो परिषद है उसका जो निर्माण रहेगा ये हमारे कौन से संविधान में आता है, तो ये आर्टिकल 279A में आता है। अगर हम GST की बात करें तो GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें आपके 4 टैक्स स्लैब होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि GST को कितने टैक्स स्लैब्स में बांटा गया है, तो आपके 4 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% आपके होते हैं। इंट्रोड्यूस जो किया गया था, इफेक्ट में आया था इंडिया के अंदर, वो आया था 1 जुलाई 2017 को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। पहली कंट्री जिसने इंप्लीमेंट किया था जीएसटी को वो आपकी फ्रांस रहेगी। इंडिया के कौन सी स्टेट रहेगी, तो आसाम में लाया गया था सबसे पहले। अगर जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स की बात करें तो टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन कौन होता है, तो फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं, मतलब निर्मला सीतारमण प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल की। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो रहेगी, तो इसमें महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपसे अगर हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन पूछा जाता तो उसमें उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता। विद इन व्हाट टाइम मनी बिल शुड बी रिटर्न बाय द राज्यसभा टू द लोकसभा, तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को जो धन विधेयक होता है वो कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 14 डेज होता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। हु कैन कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो संयुक्त सत्र होता है उसको कौन बुला सकता है, तो किसके पास ये पावर होती है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। जो दोनों हाउसेस का आपका सेशन होता है उसमें चेयरमैन कौन होता है, तो उसमें आपके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो आपके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको हमने किस दिन अपनाया था, तो आपका 26 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम अडॉप्शंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इफेक्ट में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट हमारा आया था इफेक्ट में 28 जनवरी 1950 को। पार्लियामेंट रहेगा 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा का अगर आपसे पूछा जाए तो 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को। अगर नेशनल एंथम की बात करी जाए जो हमारी जनगण मन रहेगी, इसको हमने कब अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एंथम को पहली बार कब गाया गया, फर्स्ट कब संग किया गया, तो आपका 27 दिसंबर 1911 रहेगा। और ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन भी रहेगा। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शंस हैं। इन विच ईयर वर दी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास्ड बाय दी पार्लियामेंट, तो संसद द्वारा 73rd और 74th संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। अभी हमने पीछे ही कवर किया था। 73rd जो हमारा अमेंडमेंट है उसके थ्रू किसको ऐड किया गया था, पंचायत को। 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था। कौन से ईयर में, 1992 में। Which article deals with the power of parliament to amend the constitution and procedure therefore, तो आप सबको पता है कि अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल में बताया गया, अमेंडमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो इसमें आर्टिकल 368 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इलेक्शन टू दी पंचायत राज इंस्टीट्यूट आर कंडक्टेड बाय,
तो आप सबको पता होगा, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि पंचायती राज जो संस्थान होते हैं उनके जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे गलत बोल दिया हमने, स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कराता है। इसी तरीके से अगर आपसे जो स्टेट होता है, जो हमारा स्टेट का लेवल होता है उसकी बात करी जाए तो स्टेट इलेक्शन रहेगी। जैसे चीफ मिनिस्टर्स हो गए, उनका भी इलेक्शन जो होता है वो कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा सिर्फ इलेक्शन कमीशन। तो यूनियन पे इलेक्शन कमीशन और स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब आपके पंचायत हो गए, बाकी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हो गए, आपके प्रधान के इलेक्शंस हो गए, ये सब आपके स्टेट इलेक्शन के अंडर आते हैं। इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड, तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम पारित किया गया था वो कौन से साल में हुआ था, 1956 में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट जिसको हम पैसा एक्ट भी बोलते हैं 1996 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आपका आया था। तो ये आपके एक्ट्स हो जाएंगे। बाकी जो टॉपिक है हमारा उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको जो सारे टॉपिक की अलग अलग वीडियोज हैं वो प्रोवाइडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। फॉर व्हाट पीरियड द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। तो आप सबको पता है राज्यसभा की अगर बात करी जाए तो 6 ईयर्स के लिए चुना जाता है, अगर लोकसभा की बात करी जाए तो 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है। इन विच ईयर वॉज द हाउस ऑफ पीपल रिनेम्ड एज लोकसभा, तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा के नाम से किस वर्ष से जाना जाने लगा, तो 1954 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोल देते हैं और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा भी बोलते हैं। फॉर व्हाट मैक्सिमम पीरियड कैन द प्रेसिडेंट रूल बी एक्सटेंडेड आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, तो अगर किसी भी स्टेट की बात करी जाए जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया या फिर नेशन लेवल की बात करी जाए तो प्रत्येक 6 महीने में जो संसद होते हैं उसमें आपका प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है अप्रूव करने के लिए राष्ट्रपति शासन को। तो वो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक के लिए आपका बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें हमारा 3 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 6 टाइम हम बढ़ा सकते हैं, 6 टाइम्स के लिए प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव किया जा सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि 6 मंथ के लिए होता है, तो 6 मंथ के लिए अगर हम 6 बार उसको करेंगे इम्प्लीमेंट तो आपका 3 ईयर्स का टाइम पीरियड आपका हो जाएगा। The idea of having a provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the, तो द्विसदस्यीय जो हमारी संसद रहेगी उसका जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से, कौन सी कंट्री से बोरो किया है, तो इसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है और अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो सोर्सेज बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार थोड़े से कुछ सोर्सेज को कवर करते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट और हमारा जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस अपर हाउस, ये हमने दोनों को ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को हमने आयरलैंड से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को यूएसएसआर यानी कि रशिया से हमने बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, रूल ऑफ लॉ को, सिंगल सिटीजनशिप को, कैबिनेट सिस्टम को और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अभी हमने पीछे कवर किया था अपने चौथे या 5वें क्वेश्चन में कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 के अंडर हमारा आता है।
हमने वहां पे आपसे पूछा था कि हमने कहां से बोरो किया है। तो आप सबने जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर अभी तक कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। तो इसमें यूएसए हमारा आंसर था, जिसमें रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें रहेंगी जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो जिन लोगों ने भी यूएसए टाइप किया था वो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी से हमने बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट अभी हमने कवर किया, 368 आर्टिकल में हमारा आता है। फिर राज्यसभा मेंबर इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। रिपब्लिक, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हमने प्रियम्बल में ऐड किया। फ्रांस के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जहां से हमने इन चीजों को बोरो किया है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद जो है उनके द्वारा नागरिकता जो अधिनियम है उसको कब पारित किया गया था? तो 1955 हमारा करेक्ट आंसर है। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो राज्यपाल की जो सभी कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो आपकी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? यहाँ पे गवर्नर की पूछी गई है, प्रेसिडेंट की भी आती है जो हमने कवर करी थी, उसी तरीके से जो गवर्नर की आती है वो आपकी आर्टिकल 154 में आती है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट क्या होते हैं, आपके हेड होते हैं यूनियन के, नेशन के, उसी तरीके के गवर्नर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के हमारे स्टेट लेवल पे। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। Who among the following is not a part of the union executive? तो संघ कार्यकारिणी जो होता है उसका कौन हिस्सा नहीं है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूनियन की पावर होती है उसके अंडर आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है एक आपका फ्री बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी एक फ्री बॉडी होती है जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं आती है। बाकी यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, ये सब आपके काम करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये किससे संबंधित है? बहुत बार हमने कवर किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें आता है आपका आर्टिकल 12 से 35 में। तो आर्टिकल 12 से 35 में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करते हैं और एग्जाम्स में बहुत बार आपके रिपीट भी होते हैं। तो आर्टिकल 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड और 18 में टाइटल से रिलेटेड, 19 में हमारे 6 राइट्स गारंटी होते हैं, 20 में आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी हमारे सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, 23 में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, 24 में प्रोटेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ईटीसी, 26 में हमारा आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 32 में आता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे जो आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो है, हमने आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। जो प्लेलिस्ट हमारी रहेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें आपको सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कितने प्रकार के रिट्स होते हैं जो कि जारी किए जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। 5 टाइप के हमारे रिट्स होते हैं, इनके नेम्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे? तो हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और आपका को वारंटो। ये हमारे 5 टाइप के रिट्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है और साथ ही साथ हाई कोर्ट भी इशू करता है। तो इसमें हाई कोर्ट में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट इशू करता है या फिर नहीं करता, तो दोनों आपके इशू करते हैं। हाउ मैनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका जो राज्य है उसमें विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 75 हो जाएगा।
अगर यहाँ पे डिटेल में बात करें तो टोटल 75 सीट्स हैं, जिसमें 64 इलेक्टेड सीट्स रहेंगी और 11 नॉमिनेटेड सीट्स हैं। जो साइज है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो ज़्यादा नहीं हो सकता 1/3 मेंबर जो होते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, सब स्टेट्स पे ये लागू करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें 1/3 जो होता है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है ये कौन से हमारे पार्ट में आता है? तो इसमें हमारा जो पार्ट रहेगा 14, उसमें हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। बाकी जो पार्ट्स रहेंगे टोटल 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उसमें हमारे कुछ पार्ट्स हैं उनको हम आगे एक सेपरेट क्वेश्चन में पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये हमारा आर्टिकल 48 के अंडर आता है। और हमने आर्टिकल्स को पीछे ही कवर किया था, यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारा 50 जो रहेगा अभी हमने कवर किया था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51A हमने कवर किया था। 63 हमने कवर किया था, 64 भी हम कवर कर चुके हैं। 66 में आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 76 में आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और 81 में लोकसभा। 83 में हमारा आता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाएंगे, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सेपरेट वीडियो अगर आप आर्टिकल्स की देख लेंगे तो ये सब आपके कवर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो देशांतर रेखा जो है भारत का वो कितना रहेगा आपका? तो उसमें हमारा 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट रहेगा। अगर 82.5 डिग्री मिलता है आपका तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर 30 इंच मिलता है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो आपकी 19 सीट्स रहेंगी। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट्स आपकी कहां पे रहेंगी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। और कितनी सीट्स हैं? लोकसभा में तो आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राज्यसभा में भी कौन सा रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर महाराष्ट्र की अब बात करें तो महाराष्ट्र को स्टेट का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। 2 कैपिटल है महाराष्ट्र की, मुंबई और नागपुर। टोटल काउंसिल में 78 सीट्स हैं, असेंबली में 228 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं, लोकसभा में 48 सीट्स हैं और हाईकोर्ट रहेगा इनका बॉम्बे हाईकोर्ट। A candidate seeking election as vice president is required to make a security deposit of? तो उस उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव के लिए जो एक कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको कितना पैसा होता है जो कि जमा करना होता है? तो उसमें 15,000 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी हमने पीछे ही कवर किया था, पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। जो हमारे हमने आपको बताया पार्ट्स कवर करेंगे तो ये हमारे टोटल पार्ट्स हो जाएंगे। टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग में आपके 22 पार्ट्स थे, जिसमें 10 पार्ट्स को हम कवर करते हैं। पार्ट 1 में आता है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन आता है। पार्ट 6 में हमारा स्टेट्स आता है। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। पार्ट 8 में हमारा यूनियन टेरिटरीज 239 से 242 तक। पार्ट 9 में हमारा क्या रहेगा? पंचायत आते हैं 243 से 243O तक। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज 244 से 244A तक। तो ये हमारे 10 स्टार्टिंग के पार्ट्स हो जाएंगे। बाकी अगर आप आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे पार्ट्स वहां पे प्रोवाइडेड हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ डैश। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? तो इसमें 62 ईयर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादातर लोग जो होते हैं वो 65 ईयर्स पे करी जाते हैं या तो 60 ईयर्स पे करी जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 65 की बात करी जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका होता है 62 ईयर्स का। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टू whom कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो वो रहेगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी अगर बड़ा ऑफिशियल अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो किसको एड्रेस करता है? तो वो आपका प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करता है।
द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है तो उनके खत्म होने के बाद उनका जो टाइम पीरियड है उसको खत्म होने के बाद कितने बीच में टाइम पीरियड के अंदर अंदर नए वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाने चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 60 डेज आपका हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी और प्रेसिडेंट भी दोनों में आपका 60 डेज का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 2 मंथ का। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो अभी हमने कवर किया था फंडामेंटल राइट्स को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यूएसएसआर यानी कि रशिया से बोरो किया है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने आर्टिकल्स तो कवर कर लिए थे पीछे, लेकिन आपसे पार्ट्स भी बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 6 पार्ट्स को कवर करेंगे। तो हमारे पार्ट्स रहेंगे राइट टू इक्वालिटी जिसमें 14 से 18 रहेंगे, राइट टू फ्रीडम रहेगा जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 तक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 7th जो था वो हमारा डिलीट हो चुका है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और ये आपके कौन से शेड्यूल में आती हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 7th शेड्यूल हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप दैट कैन बी गिवन बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो उसमें 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है। बाय हुम इज द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एडमिनिस्टर्ड। तो हाई कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय जो है, उसके न्यायाधीश को जो पद रहेगा उनको शपथ कौन दिलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गवर्नर। जैसे स्टेट लेवल पे अगर कोई भी बात होती है, हाई कोर्ट हो गया तो उसके स्टेट लेवल पे होता है हाई कोर्ट, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नर। आपके सब चीजें स्टेट लेवल पे गवर्नर करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आपका पूछा जाता है यहाँ पे, तो उसमें आपका क्या करेक्ट आंसर होता है, उसमें प्रेसिडेंट आपके करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो था उसको कंप्लीट किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था, वो थे आपके मोरारजी देसाई। अब यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया की बात करी गई है, तो अगर बात करी जाए आपसे कि पहले इंडियन जो स्पेस में गए वो राकेश शर्मा रहेंगे। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे जनरल कैरियप्पा। पहले प्रेसिडेंट इंडिया के जिनके ऑफिस में डेथ हुआ जाकिर हुसैन थे। पहले फील्ड मार्शल थे SHF मानिक शाह। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला रविन्द्रनाथ टैगोर रहेंगे। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करा था मिहिर सेन है। पहले इंडियन स्पीकर कौन थे, लोकसभा के GV मावलंकर थे। पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद। पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले इंडियन एयर चीफ मार्शल S मुखर्जी। पहले इंडियन नेवल चीफ RD कटारिया। पहले पर्सन जिनको परमवीर चक्र मिला सोमनाथ शर्मा थे। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिट्स आर इशूड बाय। रिट्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो अभी हमने पीछे ही कवर किया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट्स को जारी कर सकते हैं। 5 टाइप के हमारे रिट्स होते हैं जिनको अभी हमने कवर किया था। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला वित्त मंत्री था वो कौन थे, तो वो थे आपके R.K. शनमुगम शेट्टी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट द रूलर्स। तो कौन सा शासन होता है जिसमें जो लोग होते हैं, जो जनता होती है वो चुनती है शासक को, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर डेमोक्रेटिक हो जाएगा। इंडिया भी क्या रहेगा, एक डेमोक्रेटिक नेशन रहेगा जिसमें जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो इसी तरीके से इंडिया भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1915 हमने कवर किया था।
28 जनवरी 1950 को। लोकेशन कहाँ पे है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है, तो यटो धर्मोत्सव जया, ये क्या रहेगा, मोटो रहेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट का। कौन से आर्टिकल के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, 124 रहेगा। जज टर्म 65 ईयर्स है। प्रेजेंट टाइम में 50 चीफ जस्टिस रहेंगे, DY चंद्रचूड़। रिट्स जो इशू किए जाते हैं वो आर्टिकल 32 के अंडर इशू करता है रिट्स सुप्रीम कोर्ट। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तो देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर, तो राज्यपाल जो होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का। इन विच हाउस इज द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ब्रॉट, तो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वो कौन से सदन में लाया जाता है, तो वो आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी हमने कवर किया, आर्टिकल 124 रहेगा। अगर आर्टिकल्स को कुछ और कवर करते हैं, आर्टिकल 110 में हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल, 123 हमने पहला ही क्वेश्चन कवर किया था, 124 अभी क्वेश्चन कवर किया। बाकी ये सब हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही आर्टिकल्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। अगर आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लें, तो उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं, इसलिए हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल्स पे। हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, तो एक उच्च न्यायालय जो है उससे दूसरे किसी जो न्यायाधीश है उसको किसी और हाई कोर्ट पे ट्रांसफर करने के लिए जज को किसके पास पावर होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। हु कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट और जो उच्च न्यायालय हमारा और जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन हटा सकता है, तो ये हमारी प्रेसिडेंट के पास ही ये भी पावर आपकी रहेगी। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो कौन होता है, तो वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2023, तो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे रहेंगे। अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करी जाए तो यूएसएसआर रशिया से हमने बोरो किया है, स्टार्टिंग में 10 थे, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए। 11th जो रहेगा उसको 86th अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से बोरो किया गया, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 7th हमारा डिलीट हो गया, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। विच वॉज मेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, तो प्रथम भाषीय राज्य कौन बना था, तो वो आपका आंध्र प्रदेश रहेगा, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे आपका एक स्टेट का दर्जा जिसको मिला था। व्हाट इज द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो नियंत्रक एवं महालेखक जो परीक्षक होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, टर्म लेंथ कितनी होती है, तो 6 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिटायरमेंट एज होती है आपकी 65 ईयर्स की। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन। एज पर द न्यू टैक्स रिजीम ऑफ इंडिया, व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, भारत का जो नया व्यवस्था के अनुसार जो वित्तीय वर्ष रहेगा 2023-24 का, उसमें आयकर में कितनी छूट की सीमा रखी गई है, तो वो आपकी 3 लाख रुपीस की रहेगी। अगर नई टैक्स स्लैब की बात करें तो 3 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं है, 3 से 6 के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15% से अबव अगर रहेगा तो उसमें 30% का टैक्स स्लैब रहेगा, जो आपका जो इंडियन सिटीजन्स है उनके लिए आपका रहेगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन द सिटीजन ऑफ इंडिया बी लॉस्ट, तो सिटीजनशिप जो होती है इंडिया की वो खत्म की जा सकती है, नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति कितने टाइम के लिए भारत से बाहर रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 तरीके होते हैं जिनसे जो भारत की नागरिकता है उनको खत्म किया जा सकता है। हाउ मेनी टाइम हैज नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो आपका 3 बार लग चुका है, 3 टाइम्स। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कौन चुनता है, तो उनको जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उनके द्वारा चुना जाता है।
अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर्स ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय दी। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, तो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में गवर्नर्स। अगर और कुछ ऑफिशियल्स की बात करी जाए जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसमें गवर्नर्स जो होंगे स्टेट के उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, चेयरमैन और मेंबर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल को, चीफ आर्म्ड फोर्सेस के, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर को, वाइस प्रेसिडेंट को और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है, तो वो होता है हमारा 6 ईयर्स का। और रिटायरमेंट एज भी कितनी रहेगी, 65 ईयर्स की ही आपकी रिटायरमेंट एज रहेगी। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? तो जो आपकी लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य हैं, तो आपके 22 मेंबर, 22 मेंबर्स आपके हो जाएंगे। आउट ऑफ गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट दी वन दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक नहीं रहेगी। प्रोविजन ऑफ पंचायत राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। आपका 11th शेड्यूल में आता है आपका पंचायती राज और 12th शेड्यूल में आता है आपका म्युनिसिपैलिटीज। लेकिन यहाँ पे हम सारे शेड्यूल्स को कवर करेंगे तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाला है हमने। टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड में आता है अलाउंसेस, प्रिविलेज और एम्यूलमेंट टू हेड। थर्ड में आता है ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स। सिक्स्थ में ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको हम ATM स्क्वायर भी बोलते हैं, और लद्दाख। 7th में हमारी 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 8th में 22 लैंग्वेजेस आती हैं हमारी, जिसमें रिसेंटली 4 एडेड आपकी लैंग्वेजेस रहेंगी, संथली, मैथिली, बोडो और डोगरी, जो कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई हैं। 9th शेड्यूल में हमारा एक्ट्स आता है, ऑर्डर आते हैं, लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड किया गया। 10th में हमारा आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 11th में हमारी पंचायती राज और 12th में म्युनिसिपैलिटीज। तो ये हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हो जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल? तो अर्ध संघीय किसके द्वारा बताया गया था भारतीय संविधान को? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर KC वेर हो जाएगा। इन्होंने क्वासी फेडरल बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स को इशू करता है वो आर्टिकल 32 के अंडर करता है, लेकिन हाई कोर्ट भी इशू करता है रिट्स को, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर करता है? तो 226 आर्टिकल के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और चेंज इट्स नेम? तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना या कम करना या फिर किसी स्टेट का नाम बदलना, ये जो पावर होती है किसके पास होती है? तो ये आपका पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट जो होता है एक ऐसी बॉडी होती है जो 3 चीजों से मिलकर बनी है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आपके शामिल हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो वो था 1951 से 56 तक। इसका आपका मॉडल पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो हैरड डोमार मॉडल पे बेस्ड था। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। 5 IIT को स्टैब्लिश किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। इसमें टारगेट ग्रोथ रखी गई थी 2.1% की, लेकिन हमने जो अचीव करी थी वो 3.6% की। 18% नेशनल कैपिटल में इनकम इंक्रीज हुआ था, 11% पर कैपिटा इनकम में। और कुछ प्रोजेक्ट आपके जिसमें भाखरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और 20 प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट किए गए थे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी? भारतीय जो न्यायपालिका है उसका जो संरचना है वो कैसी है, किस टाइप का रहेगा? तो आपका 4 टायर जुडिशरी है इंडियन गवर्नमेंट। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी डैश ईयर्स बाय द डैश। तो राज्य वित्त आयोग प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो 5 ईयर्स में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दी 73rd अमेंडमेंट डील्स विद दी, ये हमने कवर कर लिया पंचायती राज सिस्टम।
विच गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा जो है उसको एक अपराध घोषित किया था और खत्म कर दिया था? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर यही गवर्नर जनरल से हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया गया 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्टैब्लिश हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया गया 1878 में लॉर्ड लेटो के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909 में लॉन्च हुआ लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मोंटागू कैम्सफॉर्म रिफॉर्म एक्ट 1919 में आया लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज इस्टेब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को इस्टेब्लिश किया गया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो स्टार्टिंग में अगर अनुसूची की बात करी जाए कितनी थी तो 8 थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी है हमारी? 12। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम को जो स्पेशल आपका विशेष प्रावधान दिया गया है वो कौन से आर्टिकल के अंडर रहेगा? तो वो हमारा आर्टिकल 371F के अंडर आपका आता है। और आर्टिकल 370 हमको में किसको दिया गया था ये स्पेशल प्रोविजन? तो वो था हमारा जम्मू कश्मीर को, जिसको 2019 में खत्म कर दिया गया। आपको मंथ और डेट बतानी है कि कौन सी डेट को रिपील किया गया था आर्टिकल 370 को। तो आपको डेट बतानी है पूरी 2019, हमने ईयर आपको बता दिया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। फॉर हाउ मेनी ईयर्स दी सिटीजनशिप सीजेस टू एग्जिट कंटिन्यूअसली? तो कितने वर्षों तक अगर आप लगातार बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता जो है भारत की वो समाप्त हो सकती है? तो आपका 7 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप 7 साल के लिए इंडिया से बाहर जाके कहीं रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट लीस्ट डैश ऑफ एज। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स मिनिमम एज होती है, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, गवर्नर के लिए 35 ईयर्स, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर्स, पंचायत मेंबर के लिए 21 ईयर्स, म्यूनिसिपैलिटी मेंबर्स के लिए 21 ईयर्स, वोट डालने के लिए 18 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट की अपर एज मतलब रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स, यूनियन कमीशन की अपर एज 65 ईयर्स, हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स। तो ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया? भारतीय संविधान भारत का जो वर्णन है वो किस रूप में करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या है? स्टेट्स का एक समूह रहेगा, अलग अलग स्टेट्स है हमारी, उनसे मिलकर क्या बना है? भारत बना है, इंडिया बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? तो कौन सा शेड्यूल है जो कि हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है? तो हमारा 10th शेड्यूल रहेगा। When did the सरकारिया कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? सरकारिया कमीशन जो था, आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1988 हो जाएगा। सरकारिया कमीशन कब आया था वो नहीं पूछा गया आपसे, आपसे यहाँ पे सबमिट की बात करी गई है, रिपोर्ट कब सबमिट करी। अगर आपसे सेटअप का पूछा जाता तो 1983 आपका होता, जिसको हेड किया था रंजीत सिंह सरकारिया ने। इसका एम क्या था? एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन ऑन वेरियस पोर्टफोलियो एंड टू सजेस्ट चेंजेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अदर मेंबर्स कौन कौन थे? तो बी शिवराम थे कैबिनेट सेक्रेटरी, एसआर सेन थे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBRD के, और रमा सुब्रमण्यम थे जो कि मेंबर सेक्रेटरी थे। तो ये आपका रहेगा सरकारिया कमीशन से रिलेटेड। हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने विभिन्न स्तर पर अदालतें हैं? तो आप सबको पता है 3 लेवल्स होते हैं हमारे इंडिया में कोर्ट्स के। कौन कौन से लेवल्स होते हैं? तो पहले नंबर पे सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट,
फिर स्टेट लेवल पे आता है हाई कोर्ट, और फिर आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट के हो जाते हैं, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, फिर हमारा विलेज लेवल्स पे आते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के टोटल क्या होते हैं, कोर्ट्स होते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश हाउसेज। भारत की संसद कितने भागों में विभाजित है? बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, 2 हो जाएंगे आपके, जिसमें कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे जो पार्लियामेंट है वो 3 टाइप होती है, 3 चीजें होती है उसमें, कौन कौन सी, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे आपसे हाउसेस पूछे गए हैं, तो 2 आपका हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। चीफ जस्टिस किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। जितने भी ऑफिशियल्स, बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो सब प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान की आत्मा है वो किसको कहा गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रियम्बल हो जाएगा। अगर हार्ट एंड सोल होता और आर्टिकल पूछा जाता तो आर्टिकल 32 होता, लेकिन यहाँ पे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शंस के हिसाब से आपका प्रियम्बल रहेगा। अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा कहे गए थे। के.एम. मुंशी के द्वारा प्रियम्बल को कहा गया था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, जो हमारा क्वेश्चन भी है। N.A. पालीवाल के द्वारा प्रियम्बल को बोला गया था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। तो ये अलग अलग चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो अलग नेम आपके रहेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा के मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है, वो कितने रहेंगे? तो वो आपके टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, वो आपके 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, लेकिन उसको अमेंड करके खत्म कर दिया गया है। अब जो है वो आपका जो 2 लोगों को कराया जाता था वो खत्म हो चुका है। Who was the first woman governor of a state in free India? स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। सरोजिनी नायडू इंडिया की पहली क्या थी? गवर्नर थी, वुमेन गवर्नर थी। कौन सी स्टेट की थी? तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट की, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही थी 1925 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दादरा नागर हवेली इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ यूनाइटेड स्टेट। तो दादर नागर हवेली को यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनाइटेड टेरिटरी का दर्जा मिला कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो इसमें 10th अमेंडमेंट एक्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो उपराष्ट्रपति हैं उनके लिए जो कथन है वो गलत है? तो इसमें हमारा 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, ये गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकते वाइस प्रेसिडेंट को, एक प्रोसेस होता है पूरा जिसके द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। कौन सा प्रोसेस रहेगा? तो प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, उससे पहले 14 दिन का एक एडवांस नोटिस दिया जाता है, फिर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है मेजॉरिटी के साथ, जिसमें जो सारे मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है राज्यसभा में, और जो सिंपल मेजॉरिटी होती है वो लोकसभा में होनी चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा में और इफेक्टिव मेजॉरिटी राज्यसभा में होनी चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ये टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस हैं पॉलिटी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की, किसी और टॉपिक की इसी टाइप से 100 क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हमारा दूसरा जो क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो गिवन ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट जो है, सेपरेट प्लेलिस्ट, उनको जरूर देख लें। वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई हैं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आपको जो ये वीडियोस हैं, टॉपिक की वीडियोस हैं, इनकी भी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको सारे टॉपिक की वीडियोस, हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं, उनकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।